बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम बुलंदी से रिलीज करते हैं तो वो नीचे आते हुए अपनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम करेगा और उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इस प्रोसेस को हम इंटर कन्वर्जन कहेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहीं और से नहीं आ रही बल्कि पोटेंशियल एनर्जी ही है जो कन्वर्ट हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें तो विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी जब हम उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वहां ऊपर जाते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा क्योंकि उसकी हाइट उसके साथ साथ बढ़ रही होती है। इस केस को भी हम इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो एट हाइट h पर पड़ा हुआ है। अगर वो हाइट h पर है और उस सूरत में उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होगी क्योंकि वो रेस्ट पे है। अगर हम इसको रिलीज करें और रिलीज करेंगे तो उसके बाद उसको ड्रॉप होने का मौका दें इस तरह कि वो मूव करता हुआ नीचे आए, इस तरह के वो पॉइंट बी तक पहुंचे, जबकि उस दौरान में उसने टोटल डिस्टेंस x ट्रेवल किया हो। अब x डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन वेलोसिटी, लेट्स से हम उसको vb कह देते हैं, बढ़ जाती है और उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस जगह पे आके, चूंकि हाइट इसकी टोटल h में से x नीचे आ गया तो रह गई हमारे पास h माइनस x, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh माइनस x, जबकि काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली हमारे पास mgx होनी चाहिए। लेकिन इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है 1/2mv², और जब हम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर बात करते हैं तो उसको हम mgh और 0 कहते हैं, जबकि टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर जो बनेगी पॉइंट ए पर वो mgh प्लस 0 के बराबर बनेगी, यानी पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी mgh के बराबर है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं जब वो डिस्टेंस d ट्रेवल करके पॉइंट बी तक पहुंचा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, तो लाजमी तौर पे उसकी हाइट h माइनस एक्स जब रह गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारे पास mgh माइनस एक्स। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहां पे होगी 1/2mvb²। vb इज द वेलोसिटी अटेन्ड एट पॉइंट बी बाय द ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो उस वक्त जो बी पर आकर उसने वेलोसिटी अटेन की वो हमारे पास vb के बराबर है। अब इसको मालूम करते हैं कि vb कितनी बनेगी। अगर हम इसको मालूम करना चाहें तो सिंपल सा केस है हमारे पास कि ये ऑब्जेक्ट चूंकि डिस्टेंस x ट्रेवल करके नीचे आया है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो इस जगह पर थी वो पॉइंट ए पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। नीचे आते हुए उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो लाजमी तौर पे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे मूव कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा। अल्टीमेटली उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम a टू b वो x है, तो हम वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं एट पॉइंट b। अब एट पॉइंट b जो हम वेलोसिटी मालूम करेंगे उसको हम vb कह रहे हैं। तो इसके लिए अगर देखा जाए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास इक्वेशन है जो इस सारे सिनेरियो को सम अप करते हुए वैल्यू ऑफ vf यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी मालूम कर सकती है। तो इसके लिए हमने वैल्यू अगर पुट करते हैं तो vi की वैल्यू चूंकि 0 है और a की वैल्यू g के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ, और s की वैल्यू x के बराबर है, तो यहां से vb² विल बी इक्वल टू 2gx।
अब चूंकि हमें जो काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है एट पॉइंट बी, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसलिए हम वी बी की वैल्यू, अगर वी बी स्क्वायर की वैल्यू 2gx पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/2 एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम, और वी बी की जगह पे हमने 2gx पुट कर दिया। अब 2gx पुट करने का मतलब ये होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास रह जाएगा mgx। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एट पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो हम हाइट से डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू mgh माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgx के बराबर है, और इस जगह पे अगर हम टोटल एनर्जी भी मालूम कर लें तो वो भी हमारे पास mgh के बराबर ही आएगी। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास mgx, दोनों को ऐड करेंगे तो देखा जाए तो ये हमारे पास इस फैक्टर को मैं अगर करूं तो mgh पहले आ जाएगा, माइनस mgx आएगा, प्लस mgx आ जाएगा। तो अब mgx और mgx कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट हमारे पास सिर्फ mgh के बराबर बचेगा। तो इसलिए हमारे पास ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी जो बनी वो भी mgh बनती है। पहले भी हमने यहां पे कैलकुलेट किया था, वो भी mgh है। अब देखा जाए तो mgh टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी है एट पॉइंट ए। पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी उतनी ही है जितनी पहले है पॉइंट ए पर है, लेकिन देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी क्या हुई है, mgh से ये mgh माइनस एक्स हो गई है। काइनेटिक एनर्जी में यहां पे इजाफा हुआ है, ये 0 से बढ़ के mgx हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो चेंज आ रही है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कमी और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम है, यानी दोनों को सम अप करें सेम है। तो इसका मतलब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहीं नहीं गए, स्वाय इसके कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है। जितनी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाकया होगी, तभी वो सेम रह सकती है, अदरवाइज वो सेम नहीं रह सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास mgh टोटल एनर्जी अगर है तो वो हर पॉइंट पर सेम ही है। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाकया हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इजाफा भी वाकया हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एज मच एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास एक रिजल्ट थोड़ा सा मिल रहा है हमें कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा है। इसी तरीके से अगर हम ग्राउंड पर ले लें कि जब वो जस्ट ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यानी पॉइंट सी के ऊपर अगर हम बात कर लें, तो पॉइंट सी पर अगर हम देखें तो अब पॉइंट जो मास m था वो पॉइंट ए बी पर है। हम अगर ए से स्टार्ट कर लें कि यहां से ऑब्जेक्ट नीचे आते हुए पॉइंट सी पर पहुंचा है, तो ऐसी सूरत में टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया वो h के बराबर होगा। मतलब डिस्टेंस उसने h ट्रेवल किया, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर है, vi 0 है, vf vc के बराबर है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहते हैं एट पॉइंट c, तो यहां से 1/2 mvc स्क्वायर के फार्मूले से vc स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, और इसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार वही होगा जो हमने पहले पॉइंट बी के लिए किया था, और वी विल गेट अल्टीमेटली आंसर विल बी mgh। यानी हमने वही काम किया, 2vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फार्मूला यूज करते हुए, इक्वेशन यूज करते हुए वैल्यूज पुट की, तो उससे हमें vc स्क्वायर की वैल्यू 2gh के बराबर हासिल हो जाती है। और ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं 1/2 mv स्क्वायर में, तो काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर हासिल हो जाती है। ये बिल्कुल वही स्टेप है जो हमने पिछले पॉइंट बी के लिए किया। तो यहां पर भी टोटल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो 0 पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्योंकि हाइट 0 हो गई, और mgh उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई।
तो मतलब ये कि टोटल एनर्जी अगेन mgh के बराबर ही हुई। इसका मतलब है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पर पड़ रहा है जो कि कम हो रही है, और या काइनेटिक एनर्जी पर पड़ रहा है जो कि बढ़ रही है। अब हर दो सूरतों में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम देखें कि टोटल एनर्जी सेम रहनी है, तो इट मींस कि हमारे पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाकया हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इजाफा हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर हम ए से बी तक की सिर्फ बात करें तो उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस क्या होगा। पॉइंट ए पर है पोटेंशियल एनर्जी mgh, पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस एक्स, जो हमने पिछली डायग्राम में देखा जब ये इस डिस्टेंस को हमने x लिया था। तो ये हमारे पास mgh, इनको जमा कर रहे हैं तो लॉस जो हुआ पोटेंशियल एनर्जी में वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यहां पे पॉइंट ए और बी कंसीडर करने की वजह यह है कि चूंकि हम लॉस की बात करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल वैल्यू कम होगी। तो हम जब लॉस की बात करेंगे तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास mgx के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से गेन इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो फिर वही बात कि अब चूंकि गेन की बात कर रहे हैं तो ए पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सॉरी ए पर काइनेटिक एनर्जी कम है, बी पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो गेन करने के लिए हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी एट बी mgx माइनस 0 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास mgx। अब इन दोनों सूरतों में देखें तो रिजल्ट हमारे पास mgx ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। इसी तरीके से अगर हम इसको जनरलाइज कर लें, जनरलाइज करने का मतलब क्या होगा कि मैं इसको रेज कर दूं, जो अगर हम इसको बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स से कि पॉइंट ए की हाइट h1 है और पॉइंट बी की हाइट h2 है, तो उस सूरत में ए से बी तक आते हुए इस तरह के यहां पे वेलोसिटी ए पर v1 है, बी पर वेलोसिटी v2 है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर mgh1 होगी, जबकि पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी mgh2 होगी। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी अगर हम ए पर देखें तो 1/2 mv1 स्क्वायर होगी, जबकि पॉइंट बी पर देखें तो 1/2 mv2 स्क्वायर होगी। तो लाजमी तौर पे जब हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पहले लॉस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgh1, मैं इसको अगर इस तरह लिख दूं mgh1, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस mgh2 पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो दैट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर। इसको हमने पहले क्यों लिखना है, क्योंकि यहां पे गेन की बात हो रही है, बाद वाली एनर्जी ज्यादा है, तो माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। अब यहां से हल करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, mg को कॉमन ले लें दोनों में से, तो हमारे पास mgh1 माइनस h2 आ जाएगा, और 1/2 m कॉमन आ गया तो v2 माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा जब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको देख रहे हैं कि कहां कहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या चेंज आ रही है, और इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आ रही है। तो दोनों सूरतों में हम देख रहे हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी को जनरलाइज फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन मौजूद हो, क्योंकि इस सारे केस में, सारे सिनेरियो में हमने कहीं भी एयर फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया, हमने आइडियल केस लिया और कंसीडर किया कि देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस काजिंग लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन भी मौजूद हो तो क्या होगा।
अब अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद हो तो लाजमी तौर पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आते हुए, अगर फर्ज करें कि यहां से ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव करना है तो एयर फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। एयर फ्रिक्शन अगर हम बात करें अपवर्ड डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस भी होगा। अब मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पे नीचे आते हुए कुछ वर्क उस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आते हुए, अगर लेट्स से कि h डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और वो वर्क कहां से आएगा, दैट विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक पार्ट वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में होगा और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में हासिल होगी। यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल होगी उसमें से कुछ हिस्सा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन में इस्तेमाल होने के बाद जो बाकी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जाहिर होगा। तो यहां से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एफ एच। तो इसका मतलब यह है कि टोटल एनर्जी अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास 10 जूल अगर एनर्जी थी तो उसमें से हो सकता है 8 जूल हमें पॉइंट बी तक पहुंचते हुए हासिल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन बाकी 2 जूल कहां गई? वो 2 जूल असल में वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जाया हो रही है। तो इट मींस कि हमारे पास टोटल एनर्जी सेम रहती है। ये देखना पड़ता है कि हमारे पास टोटल एनर्जी सेम है बट हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल इफेक्ट्स। तो ये हमारे पास वर्क डन होगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो मौजूद उतनी ही रहेगी। ये हो सकता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो, लेकिन अगर केस हमारा इससे उल्टा हो, केस ये हो कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v के साथ ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं इस तरह कि वो हाइट h अटेन करता है, और इस हाइट h अटेन करने की सूरत में यहां पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। अब यहां से हाइट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हुए काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, तो वो एनर्जी गई कहां? तो असल में उसने जो हाइट अटेन की है उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, और आइडियल सिनेरियो में जब एयर फ्रिक्शन नहीं है तो ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी नीचे आते हुए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, जबकि ऊपर जाते हुए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो था हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज की। तो यहाँ पे आपने पहले पढ़ा हुआ है, काफी देर से आप लोग जानते हैं, मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बड़ी मशहूर सी स्टेटमेंट है जो आप लोग अक्सर पढ़ते हो। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब बुक में तो आपके पास टॉपिक सिंपल उन्होंने डेफिनेशन की हद तक दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसको प्रूव करें तो इसके लिए कोई इतना बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हम जो पिछला टॉपिक अभी हमने कवर किया है उसी के साथ आप इसको प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब बॉडी पॉइंट ए पर था उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर थी। उसके बाद वो नीचे की तरफ मूव किया उसने, जब डिस्टेंस x ट्रेवल करने के बाद वो पॉइंट बी पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x हो गई, काइनेटिक एनर्जी mgx हो गई। फिर अगर हम इसकी बात करें b से c तक भी पहुंच गया, यानी अब a से अगर वो बॉडी c तक पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर हो जाती है। तो अब तीनों पॉइंट्स पर अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो mgh के बराबर बनती है, यहां पर भी mgh ही है और इस जगह पॉइंट सी पर भी ये mgh ही है।
तो इसका मतलब ये है कि आप साबित कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट ऑल्दो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, और मे बी वाइस वर्सा, जब वो ऊपर की तरफ जा रही हो तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ए पर भी mgh है, बी पर भी mgh है, और पॉइंट सी पर भी mgh ही है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करें टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करें, तो आप इसी डायग्राम के साथ उसी स्टेटमेंट उन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ ली, यानी इंटरकनेक्शन में पढ़ ली, तो आप इसको साबित भी कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। होप यू गॉट द आइडिया। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ज़हन में आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन ज़हन में आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इन टाइम आंसर कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।